हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5, जिसका पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों शुरू करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, यानी ई बिजनेस खोलने के फायदे क्या होते हैं। अब तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जो मिंत्रा हम आज के टाइम पे क्लोथिंग के अंदर इतना बड़ा नाम सुनते हैं ना बच्चों, ये कभी भी क्लोथिंग से बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ था। जबकि मिंत्रा का सबसे पहला बिजनेस था कि ये पर्सनलाइज गिफ्ट देता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे को किसी को ये पेंसिल गिफ्ट करनी है, तो पर्सनलाइज तरीके से नाम लिख देना, यानी खुद के गिफ्ट डेकोरेट करके आप किसी को भिजवा सकते थे। उसी टाइम पे मिंत्रा को समझ में आया कि भाई अपन पर्सनलाइज गिफ्ट बेच रहे हैं जिसका ना इतना बड़ा मार्केट ही नहीं है, क्यों ना अपन पर्सनलाइज क्लोथिंग बेचें, यानी ऐसे कपड़े बेचें जिसकी आजकल के टाइम पे डिमांड चल रही है। तो मिंत्रा हम जो आज के टाइम पे देखते हैं बच्चों, मिंत्रा की शुरुआत इस तरीके से हुई थी। अब मैं तुमसे पूछूं कि मिंत्रा की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या रही होगी अगर मिंत्रा पूरे इंडिया के अंदर अपने खुद के फिजिकल स्टोर खोलता। तो तुम्हें लगता है कि मिंत्रा की इतनी जल्दी ग्रोथ हो पाती? नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता, रेंट पे करना पड़ता, जगह का एम्प्लॉइज रखने पड़ते। पर मिंत्रा ने क्योंकि अपना ऑनलाइन स्टोर खोला, तो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि कम पैसे के अंदर ज्यादा एरिया कवर हो पाया। ठीक है। और दूसरे एडवांटेज, मेरे को एक चीज बताओ, क्या रात को 2 बजे भी हम मिंत्रा से ऑर्डर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या सुबह के 3 बजे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यानी 24 घंटे 7 दिन 365 डेज आप जब चाहिए अपने ऑनलाइन ऑर्डर को कर सकते हो। तो यानी हमें देखने को मिला कि मिंत्रा या कोई भी ई कॉमर्स के अंदर कोई सा बिजनेस घुसता है तो उसको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। वो एडवांटेजेस कौन से हैं? वो 5 एडवांटेज मिलते हैं हर बिजनेस को, जो कि हम अपने पहले टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज इसने दिया हुआ है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लो इन्वेस्टमेंट, यानी आपको पैसा लगाना पड़ता है कम और कवरेज मिल जाता है ज्यादा। फॉर एग्जांपल, इसको स्टार्ट करना आसान होता है, कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होता है, और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिल जाती है आपको। मिंत्रा उस टाइम पे छोटा सा नाम था और बड़े बड़े स्टोर जैसे नाइकी, एडिडास से कॉम्पीट कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा कवरेज था। पॉइंट नंबर सेकंड, यानी सेकंड बेनिफिट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब यह है कि 24 घंटे 7 दिन 365 डेज जब मर्जी ऑर्डर करो यार। और सबसे बड़ी बात, जब ये पूरे 24 घंटे जो स्टोर चलते हैं ना, उनको दूसरा एडवांटेज ये मिलता है कि जो सामने वाले एम्प्लॉय है, देखो पहली बात तो यह है कि कस्टमर का तो एडवांटेज है ही है, अपन जैसे लोग तो वैसे ही खुश है, प्लस दूसरी तरफ जो एम्प्लॉय है उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल, वो कहता है यार मेरे से सुबह नहीं उठा जाता, मैं तो दोपहर की शिफ्ट करूंगा, तो दोपहर में आ जा। कोई बंदा कहता है यार मैं सुबह और दोपहर को नहीं आ सकता, मैं रात को शिफ्ट करूंगा, तो रात को आ जा। तो कहने का मतलब यह कि एम्प्लॉय भी खुश, इधर कस्टमर भी खुश, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 में बच्चों ये कह रहे हैं स्पीड। स्पीड का मतलब यह है कि विद इन 5 मिनट्स आप अपनी नाइकी की शर्ट ऑर्डर कर सकते हो मिंत्रा से, या फिर किसी भी जगह पे। Amazon की अगर मैं बात करूं, आपने सिर्फ क्लिक करना है और आपकी पेमेंट Amazon के पास पहुंच जाएगी, आपका ऑर्डर बुक हो गया विद इन मिनट्स। ये मेरी बात से रिलेट वो लोग ज्यादा कर पा रहे होंगे जो टियर 1 सिटीज में रहते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली, गुड़गांव। बच्चों अगर बड़े शहरों के अंदर आपको चश्मा चेंज कराना पड़ जाए ना, तो 1-1 घंटा चश्मा चेंज कराने में लग जाता है, जबकि मैं टियर 2 सिटी में रहता हूं, सिर्फ 15 मिनट के अंदर मैं जाके अपना काम करवा सकता हूं। तो ऐसे लोगों को तो ई बिजनेस का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो थर्ड चीज जो है, जो कि है स्पीड, क्योंकि आप फास्टर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पा रहे हो और आपका साइकिल टाइम बहुत कम हो जाता है। साइकिल टाइम मतलब ऑर्डर देना और चीज आना, इस सब के बीच में टाइम बहुत कम है। अगला पॉइंट है इट इनेबल्स साइमल्टेनियस प्रोसेस व्हिच आर नॉट सीक्वेंशियल, यानी लेयर के ऊपर लेयर आपकी प्रोसेसिंग चलती है। ऑर्डर किया, ऑर्डर देती, हाथों हाथ आपकी पेमेंट भी होगी, हाथों हाथ आपका ऑर्डर भी पैक होना शुरू हो गया, और आज के टाइम में तो 10 मिनट में डिलीवरी हो रही है। तो यानी स्पीड बहुत ज्यादा एडवांटेज में मिली है। अगला हमें एडवांटेज जो मिलता है बच्चों, वो है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब मिंत्रा को चाहे यूएसए से आप एक्सेस करो, चाहे इंडिया से करो, चाहे कहीं मर्जी से एक्सेस करो, आप मिंत्रा पे अपना ऑर्डर सेट कर सकते हो। आजकल के टाइम पे जो बच्चे फॉरेन में स्टडी करने गए हुए हैं, वो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कैसे भेजते हैं? वो ऑनलाइन लॉग इन करते हैं और उनका गिफ्ट इंडिया के अंदर डिलीवर हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 4 का है ग्लोबल रीच, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है। आगे बोल रहे हैं सेलर कैन एक्सेस ग्लोबल मार्केट, आप पूरे ग्लोब को कवर कर सकते हो, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी। और ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल है हमारे पास। बच्चों आखिरी जो हमें बेनिफिट मिलता है वो है मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, यानी जब आप फिजिकल चीजों के ऊपर जाते हो, फिजिकल डिलीवरी, फिजिकल बिलिंग सिस्टम, तो इसके अंदर क्या होता है, पेपर बहुत यूज हो रहा है। पर आज के टाइम पे ई बिजनेस के कारण पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हम जा रहे हैं। आपके बिल भी आपने देखा होगा, बिलिंग जो सिस्टम है ना, आपके नंबर दे दो बस स्टोर को, आपने जैसे अपना नंबर दिया, आपका बिल भी आपके फोन पे आ जाता है, पेपर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें यही लिखा हुआ है दिस रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड रेड टेप। फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग अपने जो मटेरियल्स
मंगाती है, सारे पेपरलेसली मंगवाती है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भी आजकल अपना इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। सरकार कहती है आप पेपर में हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट मत लाओ, आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हमारे पास भेज दो, हम उसको वैलिड मानेंगे। तो बच्चों हमने ये करे अपने 5 बेनिफिट। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। लिमिटेशन समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो बच्चों, हर कहीं पे ना घास हरी नहीं होती। यानी अगर मिंत्रा ने भी अपना काम शुरू किया या अमेजन फ्लिपकार्ट ने भी काम शुरू किया है ना, तो कहीं ना कहीं उनको डिसएडवांटेजेस और कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। और उन प्रॉब्लम्स को जब आप स्टडी करोगे ना, आपको महसूस होगा कि यार ई बिजनेस हमेशा हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो बच्चों 2016 के अंदर क्या हुआ था कि मिंत्रा और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज ने जो इनके इंजीनियर थे, जो इनके वेबसाइट और एप्लीकेशन संभाल रहे थे, उनको तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देना शुरू किया, पर जो इनके डिलीवरी पार्टनर थे उनको बिल्कुल इज्जत ही नहीं देते थे। तो कहने का मतलब एक तरीके से 2 लोग खड़े हो गए। एक तो जो इनकी टेक्नोलॉजी को समझ पा रहा है उसको तो फुल इज्जत, लेकिन जो बंदा इनकी टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहा, वो सिर्फ फिजिकल लेबर कर रहा है, तो उसको बिल्कुल अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं थी। 2016 की न्यूज आर्टिकल में तो ये तक बोला गया था कि इनको प्रॉपर टॉयलेट करने की भी जगह नहीं दी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से इंडिया या पूरा ग्लोब ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ई बिजनेस के कारण। एक तो वो लोग होते हैं जिनको ये ई बिजनेस समझ आता है, तो वो इसमें आगे प्रोग्रेस करते जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जिनको ई बिजनेस पल्ले ही नहीं पड़ता, तो वो बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं इस रेस के अंदर। और आज के टाइम में भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। जिस बंदे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ आ रहा है ना, वो तो बहुत आगे ग्रो कर जाएगा। पर जो बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर भागना चाह रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो इस रेस के अंदर बहुत पीछे रह जाएगा। तो कहने का मतलब ई बिजनेस हमेशा हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। अब अपन इसको कुछ प्रॉब्लम्स इसके देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम की है लो पर्सनल टच। लो पर्सनल टच का मतलब यह है कि अगर मान लो मैंने कोई सी चप्पल मंगवाई ना, तो अगर मैं स्टोर में जाके खरीद के आऊंगा तो मैं बिल्कुल देखूंगा कि हाँ भी कंफर्ट है कि नहीं है मेरी चप्पल के अंदर। पर कई बार आपने भी देखा होगा, भाई शर्ट यहां से थोड़ी टाइट आ गई, यार चप्पल नीचे से थोड़ी सी स्लिपरी होगी, तो ये आप क्यों प्रॉब्लम आई? क्योंकि आपने उसको पर्सनली फील नहीं किया। तो यानी लो पर्सनल टच में यही लिखा हुआ है कि जब आपको ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत होती है कुछ चीजों को खरीदने के लिए, वो ह्यूमन इंटरेक्शन आपको नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल गारमेंट्स में, टॉयलेटरीज में आपको ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं मिल रहा, तो आप गलत चीजें खरीद लेते हो। अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले मेरे साथ होके चुका है, मैंने अमेज़न से कुछ मंगवाया था, मैंने उसका जो सॉकेट देखना भूल गया कि यानी जो पिन लग रही थी, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था, उसके अंदर माइक्रो केबल दे दी। यार माइक्रो केबल 2020 के बाद कोई नहीं बेच रहा। अब तो एप्पल ने भी माइक्रो केबल छोड़ के टाइप सी केबल दे दी, पर मेरा जो गैजेट आया उसके अंदर उन्होंने माइक्रो केबल दे दी। दैट वाज प्रॉब्लमेटिक। पर अगर मैं ऑफलाइन स्टोर पे जाके खरीदता तो शायद प्रॉब्लम नहीं आती। पॉइंट नंबर सेकंड लिमिटेशन है इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। इसका मतलब यह है ऑर्डर तो मैं आज प्लेस कर दूंगा, पर कई बार उसको आने में 20 दिन लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है? ये तो आप डिले कर दिया आपने काम को। तो इसमें यही कह रहा है इंफॉर्मेशन फ्लोज इंस्टेंटली। इंफॉर्मेशन तो आप हाथों हाथ दे दोगे, ऑर्डर आप हाथों हाथ दे दोगे, पर फिजिकल डिलीवरी के अंदर टाइम लग जाता है। दिस इज अ प्रॉब्लम। आगे बोल रहे पॉइंट नंबर थर्ड में, थर्ड लिमिटेशन है नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कंपीटेंस। इसका मतलब यह है कि हमारा इंडिया ना काफी डिवाइड हो चुका है। कुछ लोगों को तो, इसको हम डिजिटल डिवाइड बोलते हैं बाय द वे, जिसको कुछ लोगों को तो कंप्यूटर समझ में आता है, कुछ लोगों को कंप्यूटर समझ नहीं आता। तो हमारा इंडिया, हमारी वर्कफोर्स डिवाइड हो चुकी है ऐसे लोगों के बीच में, जो एक तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, वहीं पे दूसरे लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं। एग्जांपल ले लो अपने दादा दादी को या मम्मी पापा, अगर उनकी एज 40 के आसपास है, तो कहीं ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में आज भी डरते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीजें समझी हुई है। और उनको ये डर नहीं है कि पैसा चला जाएगा, उनको सबसे मेजर डर ये है कि यार मैं कोई गलत बटन ना दबा दूं और मेरी मेहनत की कमाई उड़ ना जाए। तो उनका डर भी वाजिब है अगर आप सोचो तो आगे पॉइंट नंबर 4 के अंदर ये बोल रहा है लिमिटेशन के अंदर, इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी वेबसाइट और एप्स बन जाती हैं जिसमें आप अगर ऑर्डर दे दोगे ना, तो आप बंदा पकड़ ही नहीं सकते वो कहां भाग गया, आपको थोड़ी पता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सा कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड सर्च मारा, गेमिंग कीबोर्ड सर्च मारते पहली वेबसाइट पे आपने जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब भाई साहब 2-2 महीने हो गए, वो कीबोर्ड ही नहीं आया आपके पास। अब आप कुछ बंदे को कहां पे जाके पकड़ोगे? तो इसका मतलब यह है कि साइबर ट्रांजैक्शन के अंदर आइडेंटिटी पता नहीं लगती कि दूसरी तरफ कौन बंदा बैठा है। इसी तरफ से ना इम्पर्सनलाइजेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है और वायरस वगैरह का डर बहुत ज्यादा होता है। फिफ्थ प्रॉब्लम है पीपल की रेजिस्टेंस। पीपल की रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि जब जब नई टेक्नोलॉजी आई है ना, तो खास करके जो एम्प्लॉइज होते हैं वो बहुत ज्यादा विद्रोह करते हैं। क्योंकि आप ये चीज बच्चों समझ के देखना, अगर आज सीबीएसई आपके लिए एक नया सीबीएसई का सब्जेक्ट लगा दे, आप भी तो कहोगे ना कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से जब एम्प्लॉय को नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है ना, तो वो भी कहता है कि ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जब आप ई बिजनेस में जाते हो, नई टेक्नोलॉजीज लाते हो ना, तो आपको एम्प्लॉय का इतना ज्यादा सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। आगे बच्चों है एथिकल फॉलोआउट्स। एथिकल फॉलोआउट्स का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके ना ईमेल्स लीक हो जाते हैं, आपकी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन यूज हो जाता है, आपका कई बार डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन यूज हो जाती है। यानी एथिकल,
यानी जमीर नहीं है कुछ लोगों का। आपको नहीं पता कि जो वेबसाइट की दूसरी तरफ बंदा काम कर रहा है वो मॉरली सही काम करता है या मॉरली गलत काम करता है। तो बच्चों यहां पे हमारी लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस खत्म हो गया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किस तरीके से होती है। बहुत ही आसान है ये टॉपिक भी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर भाई साहब आप बताओ कि आपने कैसे ट्रांजैक्शन करी, आपसे शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कोई ऐड देखा, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐड देखा कि मिंत्रा के ऊपर 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है। ऐड देखने के बाद आपने क्या किया, आपने सारे के सारे मिंत्रा की वेबसाइट पे गए और सारे प्रोडक्ट देखने शुरू किए। जो सा भी प्रोडक्ट आपको सबसे सही लगा आपने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर दे दिया। तो कहने का मतलब ट्रांजैक्शन शुरू कहां से हुई, एडवर्टीजमेंट देखने से। उसके बाद में आपने लोगों के प्राइस देखे, जो भी ऐप है या वेबसाइट पे प्राइजेस देखे, और उसके बाद में आपने ऑर्डर प्लेस करके डिलीवरी स्टेज पर पहुंच गए। तो बहुत आसान है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर यही बोला गया है कि इसके अंदर सबसे मेजर 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है प्री परचेज स्टेज, जिसके अंदर बंदे को एडवर्टीजमेंट और इंफॉर्मेशन बताई जाती है ताकि कस्टमर हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे आके अपना ऑर्डर दे सके। दूसरी है परचेज की स्टेज, जिसके अंदर प्राइस नेगोशिएशन होता है, ऑर्डर प्लेस होता है और पेमेंट कर दी जाती है। अब परचेज कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेज है हमारी डिलीवरी की स्टेज, जिसके अंदर फिजिकली एक्चुअल में वो टी शर्ट आपके पास डिलीवर होगी। तो यानी स्टेज नंबर फर्स्ट, स्टेज नंबर सेकंड और स्टेज नंबर थर्ड, ये तीनों स्टेज जब मिल जाती हैं तब आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पूरी हो जाती है, ठीक है बच्चों। अगली चीज है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस, यानी ई बिजनेस के अंदर काफी सारे रिस्क होते हैं और वो कौन से रिस्क हैं और हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं। तो बच्चों ई बिजनेस के अंदर सबसे मेजर 3 रिस्क होते हैं। सबसे पहला तो होता है ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन का रिस्क मतलब ये है कि आप पेमेंट करने लगे, उस टाइम पे आपकी पेमेंट चोरी हो गई, या फिर आपने पेमेंट कर दी सामने वाले को पर सेलर कहता है मेरे पास पेमेंट नहीं पहुंची, और कस्टमर भी कई बार बोल देता है कि भाई साहब मेरे पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, वो फालतू में रिफंड मार देता है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन में बहुत अलग अलग जगह पे स्कैम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला ई बिजनेस का रिस्क कौन सा है, ट्रांजैक्शन का रिस्क। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला इशू होता है डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग या गिविंग। जिस टाइम आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो या फिर आप जिस टाइम ऑर्डर ले रहे हो, यानी सेलर और बायर की साइड पे दोनों के बीच में डिफॉल्ट हो सकता है ट्रांजैक्शन को लेके। दूसरा बोल रहे हैं डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, यानी जिस टाइम पे डिलीवरी हो रही है मेरे पड़ोसी को देके चला गया यार वो मेरा प्रोडक्ट, तो इसका मतलब डिलीवरी के टाइम पे स्कैम हो सकता है। तीसरी चीज है डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट का मतलब यह है या तो सेलर मुकर गया या फिर बायर मुकर गया कि भाई साहब पेमेंट हुई नहीं, तो ऐसे केस में आपके पास ट्रांजैक्शन का रिस्क रहता है। और अभी तक आप समझ गए होंगे बच्चों ट्रांजैक्शन का रिस्क क्यों रह रहा है, क्योंकि हम बंदे से बातचीत नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यह हो गया आपका सबसे पहला रिस्क। दूसरा रिस्क होता है बच्चों डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन का रिस्क। इसका मतलब यह है कि मान लो से फॉर एग्जांपल मैंने किसी वेबसाइट पे अपना डेबिट कार्ड का डिटेल डाल दिया, ठीक है, और मेरी उस वाली वेबसाइट ने मेरे पूरी डिटेल को सेव करके रख लिया। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, मेरे पास ओटीपी आ रहा है कि भाई पेमेंट होगी, जबकि मैंने पेमेंट करी नहीं, क्यों हुआ। कई बार वेबसाइट से आपका आधार कार्ड लीक हो जाता है, आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, ईमेल लीक हो जाती है। हो सकता है मेरी ईमेल उठा के किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी को दे दी और मेरे पास रोज सुबह 5 बजे एक ईमेल आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है मेरा डेटा जा सकता है, मेरा आधार कार्ड का डेटा जा सकता है, मेरा डेबिट कार्ड का डेटा जा सकता है। और बच्चों एक और बात बताऊं, ये तो इंडिया है जिसके अंदर पेमेंट करने से पहले ओटीपी मांगता है। फॉरेन की पेमेंट हो ना कार्ड से तो उसमें ओटीपी और नहीं मांगे। तो कहने का मतलब ये होगा कि आपका डेटा आपका सेफ नहीं है। तो हम इसी को रीड करते हैं कि इंफॉर्मेशन शेयर्ड और स्टोर्ड ऑनलाइन इज एट द रिस्क, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करी इसमें हमेशा एक धोखे की चांस होता है। या तो इंफॉर्मेशन कोई चोरी कर लेगा या फिर कोई आपकी इंफॉर्मेशन में चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला कि मेरी पूरी कंपनी का डेटा ना एक ऑनलाइन पोर्टल पे पड़ा है, किसी बंदे ने सारे के सारे नंबर चेंज कर दिए, नाम चेंज कर दिए, तो ऐसे में मिस इंफॉर्मेशन हो जाता है। आगे बोल रहे हैं वायरस का अटैक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। वायरस की फुल फॉर्म लिखी हुई है मैंने तुम्हारे लिए, आ जाओ। वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, यानी जब कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन को जकड़ के रख लेता है तो यानी वायरस अटैक हो चुका है। तो यानी इसके अंदर 4 तरीके का लेवल है, यह हमारी सीबीएसई में दे रखा है तो ही लिखा है मैंने। वायरस अटैक बच्चों 4 लेवल पे होता है। सबसे पहला होता है अनोइंग मैसेज, यानी सिर्फ पॉपअप मैसेज आ जा रहा है आपकी स्क्रीन पे। दूसरा होता है डिसरप्ट फंक्शनिंग, यानी डिसरप्ट फंक्शन यानी आपको कुछ सॉफ्टवेयर या किसी डेटा को यूज करने नहीं दे रहा। पॉइंट नंबर 3 करें डैमेज द फाइल्स, यानी जो आपके पास इंफॉर्मेशन सेव्ड है उसको यूज करने दे रहा, तो लेवल 2 था, उसको अब डैमेज और करने लग गया, यानी उसको डिलीट करने लग गया डेटा को। पॉइंट नंबर 4 करें इट डिस्ट्रॉयज द सिस्टम, यानी मैं पीसी ऑन कर रहा हूं और मेरा पीसी ऑन नहीं हो रहा। तो यानी 4 लेवल पे वायरस अटैक करता है। सबसे हाईएस्ट लेवल होता है जिस टाइम पूरा सिस्टम ही क्रैश डाउन कर दिया।
अब बच्चों हमारा थर्ड तरीके का ई बिजनेस में थ्रेट होता है, थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। इसका मतलब ये है, ये आप सब जानते हो। आप मेरे को एक चीज बताओ, कितनी बार मूवीज की पेमेंट करके आपने मूवीज डाउनलोड करी है? नहीं करी ना। कितने बार आपने गानों की पेमेंट करके आपने गाने डाउनलोड किए? नहीं किए ना। मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं कि जिस टाइम कोई सी चीज अगर एक बार इंटरनेट पे आ जाती है ना, तो उस पर कॉपीराइट वगैरह सारे के सारे लॉस धरे रह जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अब अपनी उस प्रॉपर्टी को संभाल के नहीं रख सकते, बहुत मुश्किल होता है उसको संभाल के रखना। तो इसमें यही बोल रहा है कि किसी बंदे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मान लो कोई मूवी है या फिर कोई बुक है, तो बहुत ही आसानी से उसकी पायरेसी होनी शुरू हो जाती है। द इंटरनेट इज एन ओपन स्पेस, इंटरनेट सबके लिए ओपन है, जिसके अंदर प्रोप्राइटरी डाटा यानी ओनरशिप वाला डाटा, यानी मेरी क्लासेस मान लो फॉर एग्जांपल, मैं इसको बचा के रखना या कॉपीराइट मटेरियल को बचा के रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बच्चों ट्रांसफर करना बहुत आसान होता है चीजों को। आगे ये बोल रहा है पर्सनल डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग ट्रांजैक्शंस में आल्सो बी मिसयूज, यानी कोई पर्सनल डेटा है, मेरी डिटेल है, मेरा बैंक कार्ड की डिटेल है, डेबिट कार्ड की डिटेल है, तो ये सारी डिटेल्स बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकती हैं एडवर्टीजमेंट के लिए या पेमेंट के लिए या धोखाधड़ी के लिए। तो बच्चों यहां पर हमारा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शंस एंड ई बिजनेस का रिस्क खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, व्हाट आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इंप्लीमेंटेशन। यानी अगर आपको अपना ई बिजनेस बहुत ही कोके लेवल का यानी टॉप लेवल का शुरू करना है, तो उसके लिए आपको क्या चीजें शुरू करनी पड़ेंगी। तो बच्चों अगर आपको अपना ई बिजनेस टॉप का बनाना है, तो आपको 4 चीजों पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट की फंक्शनिंग, यानी जिस तरीके से वो काम कर रहा है वो फंक्शनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट रेगुलरली मेंटेन हो रही है, यानी जो लेटेस्ट क्रोम का वर्जन आया या लेटेस्ट आपका आईफोन का वेब ब्राउजर का वर्जन आया, आपकी वेबसाइट पीसी पे ढंग से खुलनी चाहिए, आपकी वेबसाइट फोन पे ढंग से खुलनी चाहिए, तो उसकी मेंटेनेंस रेगुलर बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि वेबसाइट को अब रेगुलरली आप इंप्रूव करते रहो, यानी लेटेस्ट चीजों को डालते रहो और उसको रेगुलरली इंप्रूव करते रहो। तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट से। वेबसाइट डेवलपमेंट का बड़ा आसान सा मतलब होता है कि आपकी कंपनी की वेबसाइट जब ऑनलाइन www किसी भी पोर्टल पे या एड्रेस पे जाएगी, तो वो बहुत ही ज्यादा क्लीन और साफ सुथरी होनी चाहिए। अंदर एंटर करते महसूस होना चाहिए कि भाई एक ना प्रीमियम वेबसाइट पे आए हैं, ठीक है। यानी वेबसाइट का यूजर इंटरफेस बहुत बढ़िया होना चाहिए। सेकंड चीज ये बोल रहा है कि वेबसाइट का ऑपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी जिस तरीके से प्रोडक्ट दिख रहे हैं, जिस तरीके से कस्टमर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, जिस तरीके से शॉपिंग कार्ट का फंक्शन है, पेमेंट का गेटवे या ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ये सारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को ना कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर वेबसाइट डेवलपमेंट और वेबसाइट ऑपरेशन सेम ही तो होता है ना? नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं, दुनिया की सबसे घटिया ऐप कौन बनाता है? जियो बनाता है, ठीक है। अब मेरे पास प्लीज लीगल केस मत भेजना, हाथ जोड़े एक मोटा भाई, पर मैं सिर्फ एक चीज बच्चों को समझाना चाह रहा हूं। तो बच्चों आप एक चीज बताओ, जियो की वेबसाइट दिखने के अंदर तो बहुत सही है, उसकी एप्लीकेशन दिखने में तो बहुत सही है, तो यानी वेबसाइट डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट तो उनको बहुत बढ़िया है, पर उसका अगर आप ऑपरेशन देखो ना, अगर आपने गलती से जियो मार्ट का कोई ऑर्डर करने की कोशिश कर ली ना, आपका सिर चकरा जाएगा, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कभी मैं कार्ट के अंदर चीज ऐड करता हूं, 2 मिनट बाद वो गायब हो जाती है। तो कहने का मतलब वेबसाइट तो सुंदर है, पर उसका ऑपरेशन करने का तरीका सही नहीं है। दोनों में डिफरेंस समझ गए। अब तीसरी चीज हम देख रहे हैं वेबसाइट का मेंटेनेंस। वेबसाइट का मेंटेनेंस का मतलब यह है कि प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, लेटेस्ट डिवाइसेस को सपोर्ट करना चाहिए। मान लो आईफोन 16 प्रो मैक्स आ गया, कि आपकी वेबसाइट उस पर चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। अब हमारा आखिरी चीज होती है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं वेबसाइट एनहांसमेंट, यानी आप नई नई फीचर डाल दो, चैटबॉट डाल दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दो, यानी लेटेस्ट टेक्निक के हिसाब से आप अपनी वेबसाइट को डेवलप करते रहो। अगर आप ये 4 चीजें करते हो ना, तो आपका ई बिजनेस का वेबसाइट एकदम बेस्ट बन जाएगा, और यही 4 चीजें आपको अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी करनी होती है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर 6 के साथ, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।